नमस्ते मित्रों, एएमजी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एएमजी परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मां सरस्वती और मां भगवती को प्रणाम करते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहले भाग में अपन लोगों ने पढ़ा था पृथ्वी की गतियां, अर्थ ऑफ मोशन की हम लोगों ने चर्चा की। उसके बाद में अपन लोगों ने देखा था कि पृथ्वी की दो गतियाँ होती है। कितनी गतियाँ होती है? दो। अगर पृथ्वी की अपन ने दो गति देखी, दो गतियों में पहली कौन सी गति पढ़ी आप लोगों ने और दूसरी कौन सी गति पढ़ी? पहली गति अपन ने पढ़ी घूर्णन गति, या इसको कहते हैं दैनिक गति, और या इसको कहते हैं परिभ्रमण गति। पहली गति हम लोगों ने पढ़ ली। उसके बाद दूसरी गति की हम चर्चा करें, परिक्रमण गति, या इसको कहते हैं वार्षिक गति। परिक्रमण गति, वार्षिक गति, यह 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है, उसे घूर्णन कहते हैं। और पृथ्वी सूर्य के 365 सही 1/4 दिन में चक्कर लगाती है, उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण या वार्षिक गति के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। इसमें हम लोगों ने देख लिया था इसमें कि ये घूर्णन गति, दैनिक गति या परिक्रमण गति की हम लोगों ने चर्चा की। तो इसके कारण दो इफेक्ट पड़ते हैं। क्या होता है? एक तो धाराओं में परिवर्तन होता है, धाराओं में परिवर्तन। एक तो धाराओं में परिवर्तन होता है। वैसे आप लोगों को मैंने समझाया था कि ये पृथ्वी है और पश्चिम से पूरब की तरफ रोटेट कर रही है। जब इसमें भैया यहाँ पर वाटर बॉडी है और वाटर बॉडी जैसे ये घूमेगी तो आगे वाला जल पीछे आ जाएगा और पीछे वाला जल आगे चले जाएगा। ऐसी गति को क्या कहते हैं? इस कारण से इन धाराओं में परिवर्तन होता है। तो पहला कारण ये हो गया, ये पृथ्वी ऐसे रोटेट करती पश्चिम से पूरब की ओर, तो भैया इसके घूर्णन करने से यहाँ पर क्या होता है? धाराएं जो चलती जिनमें क्या होता है? परिवर्तन आता है। दूसरी अपन लोगों ने देखा था, दूसरी चर्चा हम लोगों ने दी, हवाओं में परिवर्तन हो जाता है। इससे हवाओं में परिवर्तन का मतलब व्यापारिक हवाएं, उसके बाद पछुआ हवाएं और ध्रुवीय विंड, ठीक है, ट्रेड, वेस्टर्लीज और पोलर, इन तीनों में भी क्या होता है? परिवर्तन। ये हवाएं जैसे जैसे भूमध्य रेखा को पार करेगी उसके बाद में कौन सी दिशा में? उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर कोरियोलिस बल के अनुसार और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूम जाएगी। यह चर्चा हम लोगों ने की। कैसे हो रहा है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। कैसे हो रहा है? पृथ्वी के घूर्णन। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण अगर पृथ्वी घूर्णन बंद कर देती है, तीसरा कारण तो दिन और रात भी बनते हैं भैया, दिन व रात बनते हैं। दिन और रात भी किसके कारण बनते? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। क्योंकि सूर्य का प्रकाश अगर पृथ्वी घूमे नहीं, सूर्य इस प्रकार से आ जाए तो एक तरफ क्या होगा? दिन दिखाई देगा, दूसरी तरफ क्या होगा? अंधेरा। न तो दिन रात बनेंगे और न क्या होगा भैया? दिन और अवधि दोनों पता नहीं चलेगी। ध्यान रखिएगा, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दें, यदि पृथ्वी घूर्णन बंद कर दें, घूर्णन बंद कर दें तो क्या होगा? क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इफेक्ट सीधा सा पड़ता है भैया, इफेक्ट सीधा सा पड़ता है। पहला तो क्या होगा? दिन रात नहीं बनेगी। क्या नहीं बनेगा? दिन व रात नहीं बनेगा। और दूसरी चर्चा हम लोगों ने की थी, यहां पर दिन रात नहीं बनेंगे। और दूसरी चर्चा हम लोगों ने क्या की? दिन और रात की अवधि का अपन लोगों को पता ही नहीं चलेगा। दिन और रात की अवधि, पहली बात तो पृथ्वी अगर घूमेगी नहीं तो दिन रात नहीं बनेंगे। कैसे बनेंगे? दिन जिस प्रकार आपको सूर्य इस भाग में है तो इस भाग में दिखाई देगा, पीछे में इसमें दिन है तो दिन, पीछे की रात है तो रात दिखाई देगी। ठीक है, तो ये बातें हैं कि पृथ्वी अगर घूर्णन बंद कर दें तो दिन रात बनेंगे नहीं। उसके बाद में दिन रात की अवधि का हम लोगों को पता नहीं चलेगा। ठीक है, दिन भर जैसे सूर्य का प्रकाश ये है तो यहाँ पर हमको दिन दिन दिखाई देगा, पीछे क्या देखेगी? रात। तो इनकी अवधि का क्या पता चला? अवधि का क्या पता चला? कोई अब पता नहीं चला अवधि का। अर्थात दिन और रात की अवधि का कोई पता नहीं चलता। किसके कारण? अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करती है। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर हम लोग देखेंगे तो उसमें भैया कौन सी गति है? परिक्रमण गति। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की दूसरी महत्वपूर्ण गति, दूसरी महत्वपूर्ण गति कौन सी होती है? परिक्रमण गति, जिसको वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी अपने सूर्य के चक्कर लगाती है 365 सही 1/4 दिन में। आ गई बातें समझ में? तो दूसरी महत्वपूर्ण गति है भैया, ध्यान रखना, दूसरी महत्वपूर्ण गति कौन सी कहलाती है? परिक्रमण गति या वार्षिक गति। ये गति होती है क्या? देखिएगा, परिक्रमण गति किसे कहते हैं?
ये मान लेते हैं सूर्य है, तो सूर्य के इस प्रकार से ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में इस प्रकार से चक्कर लगाते हुए घूमती है, इसको परिक्रमण कहा जाता है। सूर्य के कभी पास चली जाती है, कभी दूर चली जाती है, कभी पास चली जाती है, कभी दूर चली जाती है। तो इस प्रकार की जो गति होती है इसको क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहा जाता है, ना कि परिभ्रमण। बात समझना, ना कि परिभ्रमण कहते हैं, परिक्रमण गति। परिक्रमा लगा रही किसके, सूर्य के। तो इस प्रकार से सूर्य के 23.5 डिग्री अपने अक्ष से ढुकी हुई है ऐसे। तो इससे क्या होगा भैया, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से ये गति करती है। और गति करने से पहली इसमें विशेषता क्या होती है, ऋतुओं में परिवर्तन आता है। ऋतुओं में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, ऋतुओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है। किसके कारण, परिक्रमण के कारण। ऋतुओं में परिवर्तन किसके कारण होता है, पूछा जाता है डायरेक्ट। धाराओं में परिवर्तन किसके कारण होता है, परिभ्रमण गति के कारण। ऋतुओं में परिवर्तन किसके कारण होता है, ऋतुओं में परिवर्तन किसके कारण होता है, तो पृथ्वी की परिक्रमण गति जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी, उसके कारण क्या होता है भैया, ये ऋतुओं का में परिवर्तन हो जाता है। आ गई बात समझ में। अब देखते हैं भैया ऋतु कैसे कैसे बनती हैं। तो आप लोग थोड़ा डायग्राम का ध्यान रखना भैया, डायग्राम बड़ा महत्वपूर्ण है। ये मान लेते हैं बीच में सन है, बीच में क्या है भैया, सन है। डायग्राम को समझने की कोशिश करना आप लोग। ये क्या सन है, सन की हम लोगों ने चर्चा कर ली। इसके बाद अगला देखेंगे, सन हो गया, ये सन हो गया। सन के बाद में क्या है, पृथ्वी इस प्रकार से रोटेट करती है। ये नॉर्थ पोल है इसका और ये साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। इसके बाद में अगर यहां देखते हैं तो सूर्य अपन को कर्क रेखा पर दिखाई देगा। कौन सी रेखा पर, यहां पर सूर्य अपन को कौन सी रेखा पर दिखाई देगा, तो सूर्य अपन को कर्क रेखा पर दिखाई देगा। इस प्रकार से अगर यहां से हम माने तो इस प्रकार से सूर्य अपन को सीधा कर्क रेखा पर दिखाई देगा। और सूर्य इसमें क्या होता है, थोड़ा इस डायग्राम की बजाय मैं पहले एक डायग्राम और समझा देता हूं, देखिएगा भैया। ये मान लेते हैं पृथ्वी है, ये 0 डिग्री जिसका नाम दिया भूमध्य रेखा, ये 23.5 डिग्री है जिसका नाम दिया नॉर्थ, और ये 23.5 डिग्री है जिसका नाम दिया साउथ। यह समझना, दो और है वो आगे चर्चा कर लेंगे। इसके बाद में हम लोगों ने देखा कि सूर्य क्या होता है, इसी प्रकार से हमारा सन है। सन इस प्रकार से अभी मान लेते हैं भूमध्य रेखा पर वर्टिकल है, लंबत है। भूमध्य रेखा पर वर्टिकल है या लंबत है, तो भैया सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर ज्यादा होगा। सीधी किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा पर इसकी किरणें तिरछी पड़ेगी। तिरछी किरणें पड़ने से क्या, जो उष्मा शक्ति है, जो लेटेंट टिंट है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ रहा है 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य क्या कर रहा है भैया, भूमध्य रेखा पर लंबत पड़ रहा है। 21 मार्च को और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर पड़ता है, इसलिए दिन व रात की अवधि कैसी होती है भैया, दिन व रात की अवधि कैसी होती है, बराबर होती है। देखिएगा भूमध्य रेखा, सूर्य का प्रकाश इधर भी जा रहा है, सूर्य का कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाता कभी भी सूर्य, और मकर रेखा से दक्षिण नहीं जाता। ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा से कभी भी सूर्य उत्तरायण नहीं होगा और भूमध्य रेखा से कभी कदापि दक्षिण नहीं होगा। इन बेल्ट के बीच में 12 महीने घूमता है। मैं बता दूंगा कितना क्या घूमता है, देखिएगा आगे। उसके बाद में भूमध्य रेखा 0 डिग्री है। सूर्य एक महीने में 8 डिग्री उत्तर होता है या 8 डिग्री दक्षिण होता है, 8 डिग्री से ज्यादा नहीं घूमता। देखो मान लेते हैं 0 से 8 डिग्री चला गया, तो मार्च के बाद में क्या होगा, अप्रैल। 8 दूना 16 डिग्री हो गया मई, और 8 तिया 24 डिग्री हो गया। इसका मतलब 23.5 डिग्री पे सूर्य कहाँ जाता है, कर्क रेखा पर आ जाता है। ठीक है, तो सूर्य यहां पर आ गया कर्क रेखा पर। सूर्य कहाँ गया भैया, कर्क रेखा पर आ गया कर्क रेखा पर। तो सूर्य कौन से भाग में आ गया, अब कर्क रेखा पर आ गया, तो दिन की अवधि कहाँ हो जाती है, सूर्य में ज्यादा। कब आएगा सूर्य, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर चमकेगा। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध जो भारत है उसमें क्या हो जाएगी, ग्रीष्म, उसमें गर्मी चालू हो जाती है। आगे बात समझ में। उसके बाद में जून में यहां चला गया, जून के बाद में आएगा उल्टा जुलाई।
जुलाई के बाद में अगस्त, और अगस्त के बाद में सितंबर में दोबारा दक्षिणायन, इसका मतलब कहाँ लौट जाता है, वो भूमध्य रेखा पर। जुलाई के बाद में अगस्त, अगस्त के बाद में सितंबर, जुलाई, जून के बाद में जुलाई, जुलाई के बाद में अगस्त, और सितंबर को कहाँ गया, यहाँ भूमध्य रेखा पर। 23 सितंबर तक तो भूमध्य रेखा पर रहेगा, वही दिन और रात की अवधि क्या हो जाएगी भैया, बराबर। और कौन सी ऋतु चालू हो जाएगी, शरद ऋतु। उसके बाद में सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 8 या 24 डिग्री, फिर 23.5 डिग्री पर कहाँ जाएगा, मकर रेखा पर। कहाँ जाएगा, मकर रेखा। और मकर रेखा पर कब तक रहेगा, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को मकर रेखा में रहेगा। उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगी, सर्दी, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगी, गर्मी। स्वाभाविक है, सूर्य कहाँ हो गया, दक्षिणायन हो गया, सारी पेटी कहाँ गई, दक्षिणायन आ गई। ये लो, तो इस प्रकार से होता है। तो यही चर्चा मैं करना चाह रहा हूं यहाँ पर यही चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ये चर्चा क्या कर रहे हैं हम लोग, इसी को, ई डायग्राम को वहां पर समझना चाह रहे हैं बस, और कुछ नहीं किया आप लोगों ने। इसी डायग्राम को अपन लोग यहां समझना चाह रहे हैं। देखिएगा, आप लोग थोड़ा समझ जाना, और अपन आगे देख लेंगे। देखिएगा भैया, यहां पर क्या ऋतुओं की बात कर रही है, तो सूर्य यहां पर कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री पर यहां सूर्य है, कर्क रेखा है। तो यहां पर क्या हो गया भैया, सूर्य कहां चमकेगा, इस पर कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा। और कर्क रेखा पर कहां चमकेगा भैया, कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा। अगला देखिएगा, ये मान लेते हैं सूर्य है, इस प्रकार से पृथ्वी है, ये इस प्रकार से ये रेखाएं हैं, या अक्षांश कहा जाता है इनको। यहां पर कर्क रेखा है, जब कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश नॉर्थ से गुजरती हैं, तो भैया यहां पर क्या हो गया, जब सूर्य की किरणें किस पे लंबवत होगी, कर्क रेखा पर, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा भैया, कब चमकेगी, 21 जून को। कब चमकेगी, 21 जून को। कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें कब चमकेगी, 21 जून को। कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, ग्रीष्म काल या ग्रीष्म ऋतु कहते हैं इसको। उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु। और इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु रहेगी। फिर दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु रहेगी, देखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध। उसके बाद में अगला देखते हैं हम लोग, तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु रहेगी, दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रहेगी, शीत ऋतु। दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रहेगी, शीत ऋतु हो जाएगी। तो ध्यान, पहली बात हो गई, पृथ्वी के परिक्रमण करने से क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ध्यान रखना, कि परिभ्रमण से। आगे बात समझ में। दूसरी चर्चा चल रहे हैं हम, अभी अपने वो डायग्राम देखा, जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सितंबर की हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा, हम लोग सितंबर की चर्चा करेंगे। तो सितंबर में बाद में सितंबर में सूर्य कहाँ जाता है, यहाँ पर सितंबर में सूर्य कहाँ जाता है, देखिएगा भैया, यहां पर देखिएगा, पृथ्वी इस प्रकार से है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, समतल के साथ 66.5 डिग्री पर झुकी हुई है। तो पृथ्वी पर ये बातें हो गई, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, आ गई बात समझ में। इसके बाद में यहां बात हम लोगों ने कर ली। इसके बाद में देखिएगा, सूर्य की किरणें इधर जा रही है, सितंबर में कहां चमकेगी, 0 डिग्री, मतलब भूमध्य रेखा पर। 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया भैया, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, आगे बात समझ में। तो भूमध्य रेखा पर जब ये चमकेगी, तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि कैसी रहेगी, दिन व रात की अवधि कैसी होगी भैया, बराबर होगी। दिन और रात की अवधि कैसी होगी भैया, बराबर होगी। दिन और रात की अवधि कैसी होगी भैया, बराबर। भूमध्य रेखा पर कम चमकेगा। उसके बाद में आप देखिएगा, सितंबर में, मार्च ले लो, सितंबर ले लेते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ले लेते हैं। कब, 23 सितंबर को। 23 सितंबर को कहाँ गया, उल्टा भूमध्य रेखा पर आ गया। और भूमध्य रेखा पर आने पर क्या हुआ भैया, दिन और रात की अवधि क्या हो गई, बराबर। उसके बाद में देखिएगा, ऋतु कौन सी रहेगी, ऋतु कौन सी रहेगी, शीत ऋतु। ऋतु कौन सी रहेगी भैया, शीत ऋतु। शीत ऋतु जब चालू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में उत्तरी गोलार्ध में क्या, शीत ऋतु चालू हो जाती है। उसके बाद में
अगस्त, यहां से सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर को सूर्य रिटर्न कहां जो लौट जाता है भैया, दक्षिणी गोलार्ध में। यहां मान लेते हैं, यहां कौन सा आ गया भैया, यहां देखिएगा ये रेखाएं हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगस्त के बाद में ये हो गया 22 दिसंबर। 22 दिसंबर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सूर्य कहां होगा, दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा, दक्षिणी गोलार्ध में रहेगी ग्रीष्म ऋतु। दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु रहेगी भैया, ग्रीष्म ऋतु। दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु रहेगी, ग्रीष्म ऋतु। और उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगा भैया, उत्तरी गोलार्ध में रहेगा शीत ऋतु। उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगा, शीत ऋतु। दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा, ग्रीष्म ऋतु। आगे बात समझ में, दिसंबर तक आ गई। दिसंबर के बाद में दोबारा जनवरी, फरवरी और मार्च दोबारा देखेंगे। यहां पर दोबारा देखेंगे, पृथ्वी घूमते हुए पृथ्वी इस प्रकार से रोटेट हो रही है। तो ये मान लेते हैं पृथ्वी का साढ़ा अक्ष है, यहां से इस प्रकार आ गया, पहले इधर था इधर था। तो यहां पर देखते हैं तो भैया कौन सी आ गई, 21 मार्च। कौन सी मार्च आ गई, 21 मार्च। 21 मार्च को सूर्य कहां होगा, भूमध्य रेखा पर। 21 मार्च को सूर्य कहां होगा, भूमध्य रेखा पर। और जब भूमध्य रेखा पर होगा तो ऋतु कौन सी रहेगी भैया, बसंत। ना तो गर्मी ना सर्दी को क्या कहते हैं, बसंत ऋतु कहा जाता है। इस प्रकार से ऋतुआं क्या होगी भैया, चेंज होगी। आप लोग ये शीत मत मान लेना है, दक्षिणी गोलार्ध में शीत है, ध्यान रखना, नहीं तो ग्रीष्म ऋतु है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु दक्षिणी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में क्या है, उत्तरी गोलार्ध में क्या है भैया, शीत ऋतु। दक्षिणी गोलार्ध में क्या, ग्रीष्म ऋतु। तो इस प्रकार से ऋतुएं चेंज किसके कारण हुई, परिक्रमण के कारण। ऋतुओं का बनना किसके कारण है, परिक्रमण के कारण। ऋतुओं का बनना किसके कारण है, परिक्रमण के कारण। ऋतुओं का बनना किसके कारण है, परिक्रमण के कारण। यहां अलग समझना। उसके बाद में अगला हम लोग एक चर्चा और करेंगे, कि सूर्य पृथ्वी वर्ताकार ना होकर अंडाकार है या अंडाकार है। तो पृथ्वी क्या है भैया, वर्ताकार ना होकर कैसी है, देखिएगा आप लोग पृथ्वी कैसी है, ये देखिए आपको अंडाकार है। वर्ताकार नहीं होकर क्या है, वर्त के रूप में ना होकर एक अंडाकार रूप में है। तो जब अंडाकार रूप में होगा तो पृथ्वी तो कभी कभी क्या होगा, तो सूर्य के इस प्रकार से ये चक्कर लगाएगी, और सूर्य के इस प्रकार से जब चक्कर लगाएगी तो कभी कभी दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। कभी सूर्य के पास में, कभी सूर्य से दूर, कभी सूर्य के पास में, कभी सूर्य से दूर, कभी सूर्य के पास में, कभी सूर्य से दूर। इस प्रकार से यह वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती हैं। तो पृथ्वी वर्ताकार न होकर कैसी है, अंडाकार। और दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती हैं, दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। और देखिएगा उसके बाद हम लिखिए, इसकी आकृति जियोड के समान है। इसकी आकृति कैसी है, जियोड के समान। जियोड एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जियोड एक ग्रीक भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ होता है, जियोड का अर्थ होता है ऐसी आकृति। देखिएगा जियोड का अर्थ होता है ऐसी आकृति जो मध्य में उभरी हुई हो और ध्रुवों पर चपटी हो, जियोड कहलाती है। ऐसी आकृति जो मध्य में उभरी हुई हो और ध्रुवों पर क्या हो, सकड़ी हुई हो या चपटी हो, ऐसी आकृति क्या कहलाती है, जियोड। अर्थात ऐसी आकृति क्या कहलाती है, जियोड। देखिएगा ऐसी आकृति जो भूमध्य रेखा पर या मध्य में भूमध्य रेखा पर उभरी हो। भूमध्य रेखा पर कैसी हो भैया, भूमध्य रेखा पर कैसी हो, भूमध्य रेखा पर कैसी हो, भूमध्य रेखा पर उभरी हुई हो तथा ध्रुवों पर चपटी हो। ऐसी आकृति पृथ्वी या इसको जियोड कहा जाता है।
क्या कहते हैं, जियोड कहा जाता है। तो पृथ्वी की आकृति ध्यान रखना कैसी है, जियोड है। पृथ्वी की आकृति कैसी है, जियोड है। यहां तक हम लोगों ने देखा। एक बात और बड़ा महत्वपूर्ण डायग्राम है, डायग्राम से ही समझ जाना। डायग्राम बड़ा महत्वपूर्ण है, डायग्राम को याद रखना है, बाकी कुछ भी आप लोगों को याद नहीं रखना है। देखिएगा इसके बारे में अगला, देखिएगा ये मान लेते हैं सन है, ये मानते हैं भैया सन है। ये मानते हैं भैया सन है। सन हो गया। उसके बाद में हम लोग देखते हैं इधर, ये अर्थ हो गई, अर्थ का मतलब हो गई पृथ्वी। और इधर देखते हैं, ये भी क्या हो गई, अर्थ हो गई। इस प्रकार से यह सूर्य के चक्कर लगाती हुई चलती हैं। इस प्रकार सूर्य के चक्कर लगाती हुई चलती हैं पश्चिम से पूरब की ओर। देखिएगा पश्चिम इधर मान लेते हैं, इधर से चलाते हैं इसको इधर, और इधर से अपन चलाने लगे, इधर से चलाने लगे। देखिएगा इधर से इधर, इधर से चलते हैं इधर, और इधर से चलते हैं इधर। इस प्रकार से ये क्या अर्थ है, ये भी अर्थ है। तो भैया अपन लोगों ने यही तो देखा था कि सूर्य के कभी कभी क्या हो रही है कि पृथ्वी कभी कभी सूर्य के पास आती है, इस प्रकार से कभी कभी सूर्य के पास आती है, कभी कभी सूर्य से दूर चली जाती है, कभी कभी सूर्य से पास आती है, कभी कभी सूर्य के दूर चली जाती है। इन आकृतियों को क्या कहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, देखिएगा आप लोग देखना भैया। कभी देखो ये पास में है, ये दूर चली गई, कभी पास आती है फिर दूर चली जाती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है प्रति एंटी क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार से जब भैया पृथ्वी जब पास में रहती है, तो आपने देखा होगा जब पृथ्वी पास में रहती है तो भैया इसकी दूरी रहती है 147 मिलियन किलोमीटर। 147 मिलियन किलोमीटर। आ गई बात समझ में। पृथ्वी जब इसके निकटतम होती है या पास में होती है या निकटतम होती है तो इसकी दूरी सूर्य और भैया पृथ्वी की दूरी होती है 147। सूर्य व पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी और सूर्य, इसका मतलब देखिएगा ये पृथ्वी है, ये औसत है, ये पृथ्वी हो गई और ये सूर्य, इन दोनों की जो औसत दूरी मानी जाएगी, एवरेज जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, वो मानी जाएगी भैया 150 मिलियन किलोमीटर। कितनी मानी जाएगी, 150 मिलियन किलोमीटर। इसमें से तभी तो अपन को पता चल रहा है भाई औसत तो ये है। अब इससे अगर कम हो गया तो इसका मतलब पृथ्वी निकटतम है, और इससे अगर ज्यादा हो गया तो पृथ्वी इसका मतलब सूर्य से दूर है। ये अपना औसत लगाया है, और अगर इसके पास में होगी, इससे कम होगा तो पृथ्वी निकटतम होगी। अब 150 से 147 मिलियन ज्यादा है या कम है, तो कम है, इसका मतलब पृथ्वी निकटतम है, और निकटतम 3 जनवरी को रहती है। निकटतम कब रहता है, 3 जनवरी को। और इस ऐसी जो स्थिति पैदा होती है हमारे ज्योग्राफी के अंदर, या ऐसे पृथ्वी और सूर्य के बीच में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, उसको कहा जाता है उपसौर। उसको क्या कहते हैं भैया, उपसौर के नाम से जाना जाता है। कब होता है, 3 जनवरी को होता है। कितने किलोमीटर का अंतर रहता है, 147 किलोमीटर का क्या रहता है भैया, अंतर रहता है। 147 मिलियन किलोमीटर का इन दोनों के बीच में अंतर है। इसके कारण आप लोग ध्यान, 7% गर्मी बढ़ जाती है। इसके कारण क्या होगा, 7% गर्मी बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, अगर दक्षिणी गोलार्ध में है तो 7% गर्मी बढ़ जाएगी, और अगर भैया दक्षिणी गोलार्ध में है तो 60% गर्मी बढ़ जाएगी, और उत्तरी गोलार्ध में है
तो 7% ठंड बढ़ जाती है। आ गई बातें समझ में, आ गई बातें समझ में। उत्तरी गोलार्ध में अगर हैं, उपसौर की कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं कि अगर उत्तरी गोलार्ध में है ये कंडीशन, तो भैया जब समय उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि जनवरी के माह में सूर्य दक्षिणायन होता है, भूमध्य रेखा पर मकर रेखा पर चमकता है, तो वहां पर जब गर्मी का समय है 7% गर्मियां बढ़ जाती हैं। अगर सर्दी का समय 7% सर्दियां बढ़ जाती है। आगे बातें समझ में। 147 मिलियन किलोमीटर है, निकटतम दूरी कहा जाता है, 3 जनवरी को होती है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? उपसौर के नाम से जाना जाता है। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? उपसौर के नाम। एवरेज किससे लगाया? इससे 150 किलोमीटर की औसत मिलियन किलोमीटर दूरी है। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे इन दोनों के बीच की 152 मिलियन, इस कंडीशन को अपसौर कहा जाता है। कब होती है? 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को होती है। ध्यान रखिएगा, 4 जुलाई को यह कंडीशन होती है कि अगर अब आपने देखा कि 150 मिलियन है पृथ्वी और इसके बीच की दूरी कितनी है? 150 मिलियन, 150 मिलियन किलोमीटर है। अगर इससे कम हुई तो पृथ्वी सूर्य के निकटतम होगी, और इससे ज्यादा हुई तो पृथ्वी सूर्य से दूर होगी। वास्तविक आ गई। बेस कौन सा रखा? 150 मिलियन। आरबीएससी की बोर्डों के माध्यम से पढ़ा रहा हूं भैया, आरबीएससी की जो बोर्ड की किताबें हैं उनके माध्यम से पढ़ा रहा हूं। कुछ कुछ चीजें मैं मेरे अनुमान से बता देता हूं, ठीक है? थोड़ा उससे ऊपर चलेगा, ऊपर ही है, नीचे नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, औसत दूरी हम लोगों ने ये मान ली। इसके बाद में देखा कि उस औसत दूरी से तो ये ज्यादा है। इससे वैज्ञानिक अनुमान लगाया गया कि इस समय जो इस जुलाई का माह है उसमें क्या होगा भैया कि यह पृथ्वी दूर होगी। 7% अगर गर्मी है बढ़ जाएगी और कम हो जाएगी, और 7% क्या हो जाएगी? इसमें 7% की क्या हो जाएगी? गर्मी या सर्दी की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, सर्दी गर्मी की क्या हो जाएगी भैया? इसमें 7% की कमी हो जाएगी, क्योंकि ये दूर चली गई है। क्या हो गया भैया? दूर चली गई है। तो ये कंडीशन होती है अपसौर और उपसौर। कभी कभी ये पास में आती हैं, कभी दूर चली जाती हैं। तो औसत लगाया हम लोगों ने कितना? 150 मिलियन। जब 150 मिलियन हम लोगों ने औसत लगाया है, तो इससे अगर कम होगा तो ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे? उपसौर। अगर यही कंडीशन दूर चली जाएगी उसको कहा जाएगा अपसौर। अब उपसौर की कंडीशन कब होगी? 3 जनवरी को 7% गर्मी और सर्दी में परिवर्तन होगा, और 150 के बाद में 152 मिलियन किलोमीटर हो गई। इस कंडीशन को अपसौर, आपका मतलब दूर, और दूर हो गई। यह कंडीशन कब होती है? यह कंडीशन 4 जुलाई को होती है। यह कंडीशन कब होती है भैया? तो ध्यान रखिएगा, यह कंडीशन 4 जुलाई को होती है। आ गई बातें समझ में। तो वही बातें हम लोगों ने यहां पर चर्चा की कि भैया परिक्रमण के कारण ऋतुएं चेंज होती है, और परिक्रमण के कारण ये चीजें चेंज होती है। कभी कभी सूर्य पृथ्वी के पास आता है, कभी कभी सूर्य पृथ्वी से दूर चला जाता है। जब सूर्य पृथ्वी के पास आता है उसको उपसौर कहा जाता है। 147 मिलियन किलोमीटर की दूरी इन दोनों के बीच में होती है, जबकि इन दोनों के बीच की औसत दूरी 150 किलोमीटर है। यहां तक हम लोगों ने देखा। उसके बाद में अपसौर की कंडीशन 152 मिलियन किलोमीटर की है, इसको अपसौर कहा गया है। और अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को होता है। कब होता है? 4 जुलाई को होता है। 7% गर्मी या सर्दी से कम हो जाती है। आगे बातें समझ में। तो ये कंडीशन आप लोगों को बताई पृथ्वी की गतियों में, पर अर्थ ऑफ मोशन में आप लोगों को इतना ही दे रखा है, इससे ज्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि पढ़ने को तो बहुत है लेकिन फिर आपका सिलेबस इतना ही है 3rd ग्रेड का, क्योंकि आपका लेवल 12वीं कक्षा तक का रखा गया है। आपका लेवल कितना रखा गया है? 12वीं कक्षा तक का रखा गया है, और 12वीं की किताबों तक यही सीमित है। कुछ मैंने इसमें इंक्लूड किया ताकि यहां से क्वेश्चन और पूछ सकता है, तो मैंने डेटे इनमें चेंज कर दी, और गर्मियां मैंने इसमें बढ़ा दी है। आगे बातें समझ में। 7% उसमें नहीं दे रखा है, ऐसा नहीं दे रखा, फिर भी मैंने इसमें बढ़ा दिया है। आगे बातें समझ में। तो भैया आज के लिए इतना ही। उसके बाद में कल अपन देखेंगे, इसमें अगला टॉपिक देखेंगे भैया, अगला टॉपिक फिर अगला देखेंगे। थैंक यू भैया, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू।